टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता विश्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रांची में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देवघर के डुम्मा में हुआ श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन। राहुल गांधी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को कांग्रेस की अहम बैठक, झारखंड के मंत्री विधायक होंगे शामिल। दिल्ली से मेरठ तक कांपी धरती, हरियाणा का झज्जर था भूकंप का केंद्र। बिहार वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष से मांगा ठोस प्रमाण। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हुए। झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपक बिरुवा मौजूद रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह का प्रतीक चिन्ह और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बैठक में 20 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा विवाद, आधारभूत संरचना विकास, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी क्षेत्रीय चुनौतियां शामिल रही। बैठक में चारों राज्य के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक में सहारा इंडिया के हजारों निवेशकों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। सीएम हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री को बताया कि झारखंड में 30,000 से अधिक निवेशकों ने सहारा इंडिया में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन उन्हें अभी तक अपनी परिपक्वता राशि नहीं मिली है। इधर देवघर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजकीय श्रावणी मेला का शुभारंभ हुआ। नारियल फोड़कर और वैदिक मंत्रों के बीच डुम्मा में मेला का उद्घाटन किया गया। सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और इसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। आज श्रद्धालु बाबा की स्पर्श पूजा कर सकेंगे, लेकिन 11 जुलाई से पूरे श्रावण मास तक इस पर रोक रहेगी। इसके बाद भक्त केवल अर्घा के माध्यम से जल अर्पण कर सकेंगे। बता दें, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने 600 रुपए का शीघ्र दर्शन कूपन भी उपलब्ध कराया है, जो कि रविवार और सोमवार को उपलब्ध नहीं रहेगा। मेला क्षेत्र में सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। गर्भगृह में प्रवेश वर्जित रहेगा। डीसी नमन प्रियस लकड़ा की देखरेख में प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। अगली खबर राजनीति से है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बताया कि 14 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक होगी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। इस बैठक में झारखंड के सभी कांग्रेस मंत्री और विधायक शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करना और सार्वजनिक मुद्दों पर पार्टी की सक्रियता को बढ़ाना है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में नेताओं को मार्गदर्शन देंगे कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जन समस्याओं पर प्रभावी कदम उठाए जाए। के राजू ने कहा कि ये बैठक जनता के विश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम होगी। जब झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बात हुई तो राजू ने कहा कि केवल आरोप लगाने से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता और यदि साबित हो जाए तो जांच एजेंसियों को दे। स्वास्थ्य मंत्री पर लगे व्यक्तिगत आरोपों पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। ये बैठक झारखंड कांग्रेस के लिए अपनी उपलब्धियां और चुनौतियां केंद्र नेतृत्व के साथ साझा करने का अवसर होगी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से हेदलजुड़ी पंचायत में मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिहार और बंगाल की 172 मुस्लिम महिलाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए योजना का लाभ लिया गया। जांच के बाद पंचायत सचिव मंगल टुडू ने गालूडीह थाना में इन महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि सभी महिलाओं के नाम योजना की सूची में बिना सत्यापन के शामिल कर लिए गए हैं और 2,500 की पहली किस्त उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। बिहार के किशनगंज की 40 और बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की 132 महिलाएं लाभार्थी सूची में थी, जबकि पंचायत में मुस्लिम परिवार मौजूद ही नहीं है। सभी के नाम एक जैसे राशन कार्ड नंबर के साथ दर्ज थे। पूर्व सचिव पुष्पा कुमारी पोद्दार को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। गुरुवार सुबह उत्तर भारत के बड़े हिस्से में धरती कांप उठी। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़ और नोएडा जैसे इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 9:04 पे आए इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई और भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई गई है। तेज झटकों के कारण लोगों में दहशत फैल गई है और कई इलाकों में लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए।
दिल्ली एनसीआर भूकंप के लिहाज से जोन 4 में आता है, जो इसे भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील बनाता है। भूकंप के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। किसी ने घबराहट जताई तो किसी ने मीम्स और हल्के फुल्के मजाक से अपने डर को कम करने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी जानमाल की नुकसान की खबर नहीं है। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर भेदभाव और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले यह साबित करे कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया गलत है। कोर्ट ने माना कि पुनरीक्षण प्रक्रिया चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है और तरीका तय करने का अधिकार भी उसी का है। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि यह प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए कि आधार और वोटर आईडी को दस्तावेज के रूप में क्यों अस्वीकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आयोग की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, पर याचिकाकर्ताओं से मजबूत तर्क और प्रमाण पेश करने को कहा। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। आज रूस ने यूक्रेन पर युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में एक ही रात में रूस ने 728 ड्रोन और 13 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मुख्य रूप से यह हमला यूक्रेन के उत्तर पश्चिमी शहर लुत्सक और पश्चिमी क्षेत्रों पर केंद्रित था, जहां विदेशी सैन्य सहायता और हथियारों के डिपो स्थित थे। हमले का उद्देश्य यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कमजोर करना था। लुत्सक में यूक्रेनी सेना के एयरबेस और मालवाहक विमान प्रभावित हुए हैं। रूस के इस हमले के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से हथियारों की आपूर्ति शुरू की है, जिसमें 155 मिमी गोला बारूद और GMLRS शामिल है। यह हमला युद्ध को एक नए और गंभीर मोड़ पर ले जा सकता है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। ईडी ने तेलंगाना में अवैध सट्टेबाजी ऐप के प्रचार को लेकर 29 फिल्मी सितारों, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के खिलाफ जांच शुरू की है। इस सूची में अभिनेता विजय देवराकोंडा, राणा दगुबती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागला सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। बता दें, ये मामला तब तूल पकड़ा जब मियापुर के व्यवसायी फणींद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये ऐप्स खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को आर्थिक संकट में डाल रहे हैं और लोगों को इसकी बुरी लत लगती जा रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो या इन्फ्लुएंसर इस तरह के ऐप का ऐड तो करते हैं, लेकिन इसका भुगतान आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इस मामले को लेकर साइबर पुलिस ने 19 मार्च 2025 को 25 हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अब ईडी ने इसे धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत आगे बढ़ाया है और सितारों के वित्तीय लेन देन, भुगतान और कर रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। विजय देवराकोंडा ने कहा कि उन्होंने केवल एक कौशल आधारित गेमिंग ऐप का प्रचार किया था, जबकि राणा दगुबती और प्रकाश राज ने कानूनी अनुपालन का दावा किया है। मामले में अब कड़ी कार्रवाई की संभावना है। खेल जगत की बात करें तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इटली के फेबियो कोबोली को 4 सेटों में 6-7, 6-2, 7-5, 6-4 से हराया। ये उनका विंबलडन में रिकॉर्ड 4वां सेमीफाइनल है। जोकोविच अब 8वीं बार विंबलडन खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहेंगे। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला विश्व नंबर 1 यानी सिनर से होगा, जिन्होंने बेंजामिन शेल्टन को हराया। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। गुरुवार को बाजार ने शुरुआत तो हरी झंडी के साथ की, लेकिन IT सेक्टर पर दबाव पड़ने से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 122 अंकों की बढ़त के साथ 83,658 पर खुला और NSE निफ्टी 35 अंकों की बढ़त लेकर 25,511 पर कारोबार शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही सेंसेक्स 83,461.90 यानी -76.99 और निफ्टी 25,452.95 यानी -23.15 पर आ गया। मुख्य रूप से IT शेयरों में दबाव का कारण TCS का Q1 परिणामों से पहले निवेशकों की सतर्कता और टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता रही। वहीं टाटा स्टील का शेयर 1% उठा, जिससे बाजार में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश, हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IGTV इंद्रधनुष।